हेलो बच्चों, तो देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है वो 11th क्लास का 7th चैप्टर है और इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर जरूर पढ़ा होगा। तो 9th क्लास के अंदर आपने जब इसको पढ़ा तो आपके माइंड के अंदर ऐसा रहता है कि सर गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। और आप क्या जानते हैं वो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा के आप लोगों को बताता हूँ। राइट हो तो आप बताना है ना। आप क्या समझते हैं कि भाई जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दूं मैं तो वो क्या जाती है, पृथ्वी तक, पृथ्वी की ओर गति करती है, ऐसा ही समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण तो बिल्कुल नहीं है। क्या है फिर गुरुत्वाकर्षण, उसकी अपन बात करेंगे, है ना। तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, ये चीज अपन कवर करने वाले हैं ना। तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रो अपन ले लेते हैं कि भाई बेसिक के अंदर अपन जानते हैं कि भाई सूर्य के चारों ओर जो सभी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और आपके हिसाब से वो चक्कर काट रहे हैं तो वो क्या चले जाने चाहिए, नीचे की ओर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। देखें आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु को अगर किसी द्रव्यमान को मैं स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देता हूं तो क्या होता है, वो पृथ्वी नीचे की ओर चला जाता है, पृथ्वी की ओर चला जाता है, ऐसा आप समझते हैं। लेकिन आप खुद देखें, यहां पे सूर्य है और यहां पे है आपके पास में बुध। तो ये इसके चारों ओर चक्कर काटता है ऐसे। ऐसे ही आपके पास में शुक्र भी चक्कर काटता है, ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर काटता है। तो इस प्रकार से गोला है आपके पास में सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर काटता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो ये सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। लेकिन ये नीचे तो कोई नहीं, नीचे जा रहे हैं कि नीचे का मतलब क्या, कुछ नहीं है, आकाश ही है चारों तरफ। तो इस तरीके से अपने को समझना है कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल सहायक हो जाता है इसको समझने कि में कि किस प्रकार से इनका सामंजस्य बना हुआ है जो सूर्य के चारों। ठीक है, ऐसे ही अपन देखते हैं कि असंख्य तारे, लाखों करोड़ों अरबों तारे भी अपनी जगह पे व्यवस्थित रहते हैं, वो भी नीचे नहीं आते हैं। तो कभी कभी कोई तारा टूटता हुआ देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन अधिकांश तारे क्या रहते हैं, आप लोगों ने देखा है कि भाई क्या हो रहा है कि वो वहीं पर रुके हुए हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं ना, तो नीचे की तरफ तो नहीं आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, वो क्या आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि गुरुत्वाकर्षण तो वो तो नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, है ना। हर चीज नीचे की तरफ आती है, ये तो गुरुत्वाकर्षण है नहीं है। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण, उसी की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मान लेता हूं कि सूर्य है और यहां पे ये चक्कर काट रहे हैं सभी ग्रह। लेकिन यहाँ पे कोई चक्कर काट रहा है और एक यहाँ पे कोई ग्रह चक्कर काट रहा है, तो ये नीचे की तरफ गति नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये अपन सारी चीजें समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से। इसलिए इसके सामंजस्य को समझने के लिए अपने को गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप कॉपी पेन उठाइए और नोट्स लिखने हैं वो लग जाइए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एकदम साफ हो जाए, आप लोगों को एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाए। देखो गुरुत्वाकर्षण क्या बोलता है अपने को कि मान लिया कि आपके पास में कोई द्रव्यमान है, ये m1 द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान, m1। और ऐसे ही आपके पास में कितना द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली अपन ने, r। दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली है, r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बताता है कि प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को क्या करता है, आकर्षित। प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को क्या करता है, आकर्षित करता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक। नीचे की ओर वस्तु जाती है ऐसा नहीं बताया है, क्या बताया है, प्रत्येक द्रव्यमान ब्रह्मांड में दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है। तो चलिए लिखते हैं इसके अंदर, इसके अनुसार प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित
करता है। प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित कर। अब देख लेते हैं भाई यहां पे अगर, अब यहां पे मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। यहां पे भाई मान लेते हैं कि आपके पास में एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और यहां पे है पृथ्वी, ठीक है, और यहां पे कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है। तो अब आपके अकॉर्डिंग तो क्या जानी चाहिए, ये जो वस्तु है वो इधर जानी चाहिए, क्योंकि हर वस्तु क्या जाती है नीचे की तरफ। ये गुरुत्वाकर्षण मैंने नहीं बताया है। अब ये भी इसको आकर्षित कर रहा है और ये पृथ्वी भी क्या कर रही है, इसको आकर्षित कर रही है। इसलिए ये वस्तु जो जाती है वो किधर जाएगी, पृथ्वी की ओर गति करेगी, न कि नीचे की ओर गति करेगी। इसका कारण मैंने बताया, प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित कर रहा है। द्रव्यमान तो ये भी है, द्रव्यमान ये भी है, परंतु पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो इसके द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है क्या है, ये जो द्रव्यमान लिया है दूसरा उसके तुलना में बहुत ज्यादा है। इस वजह से अपने को वस्तुएं पृथ्वी की ओर जाती हुई नजर आती हैं। ठीक है बात, यहां पे नीचे पृथ्वी है तो यहां पे मैं देखता हूं कि मान लेता हूं कि ये कण है आपके पास में और ये पृथ्वी है और यहां पे ये आपके सामने कैमरा है। अब देखो मैं इसको छोड़ूंगा तो इसको आकर्षित कौन कौन कर रहा है, एक तो पृथ्वी भी इसको आकर्षित कर रही है और ये जो कैमरा है वो भी इसको आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये जाएगा इधर पृथ्वी की ओर, इधर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है क्या, नहीं होगा। क्यों, आकर्षित तो वो भी कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, ज्यादा द्रव्यमान किसका है, पृथ्वी का, तो इसलिए वस्तु किधर जाएगी, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, अब यहां से देखें आप, अगर इस कैमरे का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होता पृथ्वी के द्रव्यमान से तो आप आश्चर्यचकित रह जाते कि ये वस्तु है वो इस साइड में आती। समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, अगर इस कैमरे का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा होता तो ये वस्तु आती इस तरफ। तो इस वजह से सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर नजर आती हैं। इसीलिए अपने दिमाग में नजर आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ कि सब वस्तुएं पृथ्वी की ओर आती है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपन ने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान जो है वो दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है। ठीक है बात, अब ये जो आकर्षण बल लगा है इसके और इसके और इसके मध्य, या फिर इसके और इसके मध्य, वो कितना लगता है, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, इसका परिमाण परिमाण इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती, कौन सा पाती, समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस बार कौन सा पाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज समझ में आई ना, क्या बोला अपन ने कि जब दो द्रव्यमान हैं इनके बीच में जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या होता है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो यानी कि m1 गुणा m2। कहने का मतलब यदि दोनों पिंड हैं, दोनों का द्रव्यमान ज्यादा है तो दोनों के मध्य बल लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा। अगर अपने पास में दोनों का मान है, वो द्रव्यमान है वो क्या है, कम है, तो बल क्या लगेगा, कम। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या बताया, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर मैं इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी बढ़ा दूं तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम, और अगर मैं दोनों के बीच की दूरी को घटा देता हूं तो बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां से F समानुपाती कितना आया, 1/r²। तो ये तो लिया समीकरण नंबर 1, ये लिया समीकरण नंबर 2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से, यहां से अपन लिखेंगे भैया कि ये F समानुपाती m1 गुणा m2/r²। ठीक है बात, तो यहां से समानुपाती का निशान अपन हटाते हैं तो यहां पे आएगा
m1 m2 बट्टे r² अपने को प्राप्त हुआ है। तो ये है अपने पास में दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण। अब यहां पे ये जो जी क्या है, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, जो कि सार्वत्रिक नियतांक होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है ये, लेकिन सार्वत्रिक, कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कभी नहीं बदलेगा। चाहे यहां पर देखें, चाहे दूसरे ग्रह पे जाके देखें, चाहे चांद पर जाके देखें, चाहे मंगल ग्रह पे अपन जाके देखें, तो इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि 10th क्लास में आपने देखा था प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान अलग अलग तार के लिए क्या हुआ था, अलग अलग आया था। श्रेणी क्रम में अलग प्रतिरोध का मान निकलता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान अलग अलग निकलता था, वो भी एक नियतांक था। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ना, वो एक सार्वत्रिक नियतांक है और इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। और इसका मान कितना होता है, जो कि याद रखना है अपने को मरते दम तक, कितना होता है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, ये इसका मान निकल के आता है। तो ये हुआ आपके पास में गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, नोट कर लिया। बढ़े आगे की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। अब देखो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हीं की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो ये बिंदु अपने को क्या बताता है, पहला जो बिंदु है वो क्या बताता है, ये बताता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या है, सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या बताया मैंने कि भाई जब दो कण हैं आपके पास में, ये m1 कण है और ये m2 कण है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये दोनों हमेशा आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का ही होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता। जबकि कुछ अन्य बल होते हैं जो कि प्रतिकर्षित भी करते हैं, यानी कि जैसे कि चुंबकीय बल है, वो चुंबक का नॉर्थ सिरा और दूसरी चुंबक का नॉर्थ सिरा लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह सदैव क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। बात समझ में आ गई। के बाद में है ये केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब क्या हुआ, दो कणों के बीच में जब बल लग रहा है ना, है ना, दो कणों के बीच में, दो द्रव्यमानों के बीच में जब बल लग रहा है, अगर दोनों बिंदु रूप से है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, जो दूरी होगी ना, वो कणों के मध्य से लेके होगी, न कि सतह से, है ना। तो केंद्र से केंद्र की दूरी अपन देखते हैं, इसलिए ये कैसा बल है, केंद्रीय बल है। केंद्र से केंद्र की दूरी अपने देखेंगे तो इसलिए ये कैसा बल है, केंद्रीय बल है। तो जैसे कि मान लेता हूं कि भाई यहाँ पे आपके पास में एक कण है, दूसरा कण यहाँ पे है। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 10 मीटर, यहाँ से इसकी दूरी मान लेता हूँ 20 मीटर। तो देखने में तो ये सतह में है, लेकिन इन दोनों के मध्य के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 30 मीटर है। तो यहाँ पे r का मान कितना है, 30 मीटर। तो सतह सच में है, इसका मतलब ऐसा नहीं समझना है कि इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, लग रहा है, देखो, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 है। तो एक ये हो गया। अगला है, अगला पॉइंट अपने को बताता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है भाई, माध्यम पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। माध्यम पे निर्भर क्यों नहीं करता है, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो द्रव्यमानों के बीच में, ये अपने पास में दो द्रव्यमान हैं, यहाँ पे m1 ले लिया, यहाँ पे ले लिया अपन ने m2, के बीच में कोई बल लग रहा होगा F, माना कि इसके बीच में कोई बल लग रहा है F। अब पहले F बल लग रहा है, अगर अब इसके बाद में मैं इसके अंदर कुछ, इनके दोनों के बीच में कुछ रख दूं, कोई प्लेट रख दूं, कोई लिक्विड रख दूं, तो भी इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल। बोलो क्लियर, ठीक है।
अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है भैया? संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि का मतलब क्या होता है? संरक्षित का मतलब होता है कि भाई जब आपके पास में कोई कण है वो ए पर है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर किसी कण पर बल लगाया जाए तो और इसको लेके गए अपन बी तक, एक एम द्रव्यमान को अपन लेके गए बी तक, बल लगा दिया अपन ने, बल लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो बल है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करेगा, है ना और ये जो निर्भर करता है वो क्या करता है, आपके पास में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है उन्हीं के बीच पर निर्भर करता है, उन्हीं की स्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए ये जो बल कहलाता है, कैसा बल कहलाता है? संरक्षित बल कहलाता है। ठीक है बात। तो एक और पॉइंट होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। एक और पॉइंट है आपके पास में, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो एकदम न्यून बल होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इसको दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है? दुर्बल बल बल हाँ, दुर्बल बल होता है। कहने का मतलब दो द्रव्यमान आपस में अपने को इधर जाते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बल का मान बहुत कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नियतांक का मान देखो आप, इतना ज्यादा कम है। किसी भी चीज को इससे गुणा करेंगे तो बहुत कम बल का मान निकलेगा, इस वजह से ये अपने को दिखाई नहीं देता है। बशर्ते, एक ही शर्त है, अगर पिंड का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाए तो अपने को दिखाई दे सकता है। जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान इससे बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, वो अपने को कोई टोंक भी अगर मैं गिरा दूंगा वो भी क्या जाएगी, नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के पास में रखा होगा तो भी वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि द्रव्यमान तो दोनों का समान है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। इस वजह से कितना ज्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब ये इससे कवर हो जाए, या फिर इससे भी ज्यादा होना चाहिए। 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 11 है, इससे काफी ज्यादा होगा, तब बल अपने को लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल 16 न्यूटन है। यदि इन दोनों के मध्य की दूरी पहले की अपेक्षा 2 गुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? 2 गुनी कर दी जाए, तो गुरुत्वीय बल कितना होगा? एक बात बताएं आप, है ना भाई, एक चीज तो मैं जानता हूं कि भाई यहाँ पे अगर कोई m1 द्रव्यमान है, यहाँ पे कोई m2 द्रव्यमान है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। दोनों के बीच की दूरी कितनी? r। अब देखो, अब बल जो बता दिया वो कितना बता दिया? 16 न्यूटन। दोनों के बीच में अब बल कितना लग रहा है? 16 न्यूटन। अब ये बोल रहा है कि दोनों को अगर मैं बीच की दूरी डबल कर दें, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, मैंने कहा था कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो बल क्या हो जाएगा? कम। देखो कम 16 से कम कहाँ आ रहा है? यही आ रहा है। तो सीधा का सीधा आंसर आपके पास में ये निकल के आ जाएगा, ना तो ये आंसर है ना ही ये आंसर है। तो एक झटके में अपन इसको आंसर निकाल सकते थे अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होता तो। हाँ, इसको अपन थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं, कि कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका, कि भाई अपन जानते हैं कि भाई ये कण है m1 और ये कण है m2, और इनके बीच की दूरी कितनी है बोलो भैया? r है। और बल जो लग रहा है इनके बीच में कितना लग रहा है? 16 न्यूटन। तो F का मान जो है वो कितना है? Gm1m2 बटे r स्क्वायर। और इस F का मान कितना? 16। F का मान कितना? 16, जो कि आया Gm1m2 बटे r स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बताया, कि भाई जब दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी अपन ने? डबल। ये m1 द्रव्यमान ले लिया, ये m2 द्रव्यमान ले लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली अपन ने? 2r, डबल कर दी पहले की अपेक्षा। तो अब बताएं, जो बल लगेगा, बल होगा वो मान लेता हूं f डैश, और कितना लगेगा? Gm1 m2। पहले तो ये, क्योंकि g का मान तो हमेशा नियत रहता है, पर पहले कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। इस बार बीच की दूरी कितनी है? 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से जो f डैश निकलेगा
कितना निकलेगा Gm1m2 बट्टे यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर। अब यहां से देखो आप Gm1m2 बट्टे आर स्क्वायर का मान कितना 64 सॉरी 16, तो यहाँ पे इसकी जगह कितना लिख दूंगा 16/4, तो कितना यहाँ 4 न्यूटन बल का मान अपने पास में निकल कर आएगा। बात राइट समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप आसानी से कर सकते थे इस तरीके से या इस तरीके से, जो कि बेसिक इक्वेशन है आपके पास में। न्यूमेरिकल्स की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करवाए जाएंगे आप लोगों को, बस आप सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो बिंदु द्रव्यमान है m, एक तो है स्मॉल m और एक है कैपिटल M, हवा में स्थित है, हवा में स्थित। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। पहले तो दो बिंदु द्रव्यमान है m व m हवा में स्थित है तथा इनके मध्य लगने वाला बल F है। कितना बल लग रहा है F। यदि इन दोनों के मध्य तीन विशिष्ट गुरुत्व का माध्यम भर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। तो क्या बोला गया कि भाई यहाँ पे आपके पास में m1 द्रव्यमान है और ये m है, स्मॉल m है, और यहाँ पे कितना है कैपिटल M, और दोनों के मध्य की दूरी मान लेता हूँ r, और अब जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। कितना लग रहा है F। अब ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में एक माध्यम भर दिया जाए, ये माध्यम भर दिया गया जिसका विशिष्ट गुरुत्व कितना है 3 है। कितना भी हो अपने को क्या मतलब है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों का, आंसर आ गया होगा मुझे मालूम है। बताएं कौन सा आंसर होगा इसका। स्मॉल f नहीं है, f नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा f ही आएगा। क्यों? क्योंकि माध्यम पर बल निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर बल निर्भर नहीं करता है। अभी अपन ने ये पॉइंट कवर किया था, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो हाँ, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बात आती है आपके पास में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है। अब अपन ने देखा कि भाई जब दो द्रव्यमान स्थित हैं तो दोनों के मध्य बल तो कितना लगता है Gm1m2 बट्टे आर स्क्वायर, Gm1m2 बट्टे आर स्क्वायर। लेकिन अगर दो से ज्यादा द्रव्यमान स्थित हैं और किसी एक द्रव्यमान पर बल निकालना है, क्या बोला कि भाई जब दो से ज्यादा द्रव्यमान स्थित हैं और किसी एक द्रव्यमान पर बल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तब सहायता लेते हैं अपन अध्यारोपण के सिद्धांत की, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या बताता है, पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। यहां पे ये ले लिया अपन ने, मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और यहां पे मान लेता हूं कि पहला द्रव्यमान है जो कि है m, और दूसरा द्रव्यमान मैं मान लेता हूं यहां पे है जो कि है m1, तीसरा द्रव्यमान मैं यहां मान लेता हूं m2, यहां मान लेता हूं 4, यहां पर मान लेता हूं mn। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर पूरा बल निकालना है, इसके ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, यहां पे ले लेते हैं। अब यहां पे जो m द्रव्यमान है इसके ऊपर बल निकालना है। इसकी दूरी मैं r0 ले लेता हूं, इसकी r1 ले लेता हूं, इसकी r4 है, r3 ले लेता हूं, r3 ले लेता हूं, इसकी जो दूरी है r2 ले लेता हूं, और ये ले लेता हूं rn। इस प्रकार से अपने पास में बहुत सारे द्रव्यमान हैं। अब इसके ऊपर बल कितना लगेगा, एक तो ये लगाएगा इधर, ये खींचेगा इधर, एक तो ये खींचेगा इस साइड में, ठीक है बात। ये भी m2 भी क्या खींचेगा, इस साइड में खींचेगा, और m3 भी क्या खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसके ऊपर बल लगा रहे हैं ना, तो इसी के ऊपर बल की दिशा दर्शानी पड़ेगी। mn भी क्या खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हुआ आपके पास में कंडीशन, ये होगा इसकी कंडीशन। तो बहुत सारे बल हैं। तो अब क्या बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यह सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमानों के निकाय के कारण, निकाय मतलब झुंड है,
बहुत सारे द्रव्यमान निकाय के कारण किसी एक एक द्रव्यमान पर कुल बल सभी द्रव्यमानों के कारण भी द्रव्यमानों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योगफल प्राप्त होता है। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके पास में 12th क्लास के अंदर ये सिद्धांत आएगा। देखें एक बार हटके एकदम तुरंत देखते हैं इसको क्या बताना चाह रहा है। एक सिंपल लाइन के अंदर आवेशों के निकाय के कारण, सॉरी द्रव्यमानों के निकाय के कारण, बहुत सारे द्रव्यमानों के झुंड के कारण इसके ऊपर जो कुल बल आएगा वो क्या होगा, सभी द्रव्यमानों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों का सदिश योगफल। कहने का मतलब इस बल यानी कि ये जो है आपके पास में एम पर कौन बल लगा रहा है, एक तो ये लगा रहा है, एक ये लगा रहा है, तो सभी के सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब एफ आर जो होगा इसके ऊपर ये कितना बल लगा रहा है, मान लेता हूं F01, जो M2 कितना लगा रहा है F02, M3 कितना लगा रहे हैं F03, F0n, तो सभी का सदिश योगफल होगा। अब ये योगफल है ना वो सामान्य योगफल नहीं है, सदिश योगफल है। सदिश के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए तभी जाके ये योगफल अपने काम का है। ठीक है, तो ये अपने पास में होता है। तो सबसे पहले तो मैं F01 निकाल लेता हूं। F01 क्या होता है, M1 व M के मध्य लगने वाला बल, M1 व M0 के मध्य या फिर M0 के मध्य लगने वाला बल। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, F01 इक्वल टू GM0 M1, क्योंकि GM1 M2 होता है, यहाँ पे द्रव्यमान कौन सा है M1 है और M0 है, तो GM0 M1 और बीच की दूरी में मान लेता हूँ R01 का स्क्वायर। और सदिश रूप में जब भी अपने को लिखना होता है तो R01 का कैप, एकांक सदिश से अपन गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इसको सॉल्व करता हूं, F01 जो आया अपने पास में कितना आएगा, GM0 M1 अपॉन में R01 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास में है एकांक सदिश, क्या है, एकांक सदिश है, और एकांक सदिश को मैं लिख सकता हूं, तुम्हें याद हो तो R01 का सदिश बट्टे R01 का परिमाण, ऐसा लिख सकता हूं। और इस तरीके से अपने पास में जो F01 आएगा वो कितना आएगा, GM0 M1 अपॉन में यहाँ पे R01 का स्क्वायर था और यहाँ पे R01 एक और है, यहाँ पे कितना हो जाएगा R01 का क्यूब इंटू में R01 का सदिश। तो ये F1 आया, क्या गया ये F। अब देखते हैं F02 कितना आएगा। ठीक है, F02 भी इसी प्रकार से आएगा, F02 भी इसी प्रकार से आएगा। F02 निकाल देता हूं मैं यहाँ पे, F02 कितना आएगा भाई, GM0 M2 अपॉन में R02 का क्यूब इंटू में R02 का सदिश। ऐसे ही F03, ऐसे ही F04, ऐसे ही F0n। और समीकरण एक में मैं क्या करूंगा, मान रख दूंगा। ये समीकरण एक ले लेता हूं, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, एक में मान रख देते हैं भैया, मान रखने पर कितना आएगा, एफ आर इक्वल टू F01 की जगह कितना लिखा था, GM0 M1 अपॉन में R01 का क्यूब इंटू में R01 का सदिश प्लस FGM0 M2 अपॉन में R02 का क्यूब इंटू में R02 का
सदिश प्लस जी एम नॉट एम एन कोण में आर जीरो एन का क्यूब इंटू में आर जीरो एन का सदिश। तो इस तरीके से अपने पास में क्या आया है, फॉर्मूला प्राप्त हुआ है अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, तो द्रव्यमानों के निकाय के कारण अपन बल का मान निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। जब आप 12th क्लास के अंदर जाओगे तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, ये सेम टू सेम पैटर्न आप लोगों को वहां पे भी मिलेगा। देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके पास में कैपिटल एम द्रव्यमान के 4 कण समान भुजा समान ए भुजा के वर्ग के कोनों पर स्थित है, तो एक द्रव्यमान पर कुल गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या बताना चाह रहा है कि एक वर्ग है जिसका भुजा है, जिसकी भुजा है ए ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या बताना चाह रहा है कि एक वर्ग है इस तरीके से, यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेता हूँ एम द्रव्यमान, यहाँ पे भी कितना है एम द्रव्यमान, यहाँ पे भी एम द्रव्यमान, चारों पर एम द्रव्यमान स्थित हैं। द्रव्यमानों का निकाय हो गया। प्रत्येक द्रव्यमान के जो बीच की दूरी है वो कितनी है ए, क्योंकि अपने पास में क्या है ये वर्ग है। अब मान लेता हूँ किसी भी एक पर निकालना आपको है ना, किसी एक द्रव्यमान पर कुल बल निकालना है, तो मैं इसके ऊपर निकाल देता हूँ। तो इसके ऊपर कौन कौन बल लगाएगा, इसके ऊपर अगर बल की बात करोगे ना तो यहाँ पे तुम देखो कि बल लगाएगा एक तो ये, तो एक तो खींचेगा ये इधर इसकी तरफ, क्योंकि लगा F1 मान लेता हूँ ना, मान लिया मैंने F1, ठीक है, ये इधर खींचेगा और दूसरा खींचेगा ये लगाएगा F2, ये इस तरफ खींचेगा अपनी तरफ। इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का। और यहाँ पे ये जो द्रव्यमान है वो भी क्या खींचेगा, इसको इस दिशा में खींचेगा। तो यहाँ पे लगा F3, क्या लगा है F3। अब देखते हैं अपन जो कुल बल का मान निकालते हैं वो फॉर्मूला अपन ने देखा है, Fr इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 है ना। सदिश योगफल करना है, सदिश योगफल के तरीके आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो F1 का मान निकाल लेता हूं मैं, है ना। F1 का मान निकालूंगा तो क्या होगा, इस द्रव्यमान और इस द्रव्यमान के मध्य बल कितना आएगा, जी एम अपोन में ए स्क्वायर, जी एम अपोन में ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई जानता हूं कि बीच की दूरी कितनी है, इनकी ए है। तो यहाँ पे F1 का मान आया तो मैं इसको लिख सकता हूं जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों द्रव्यमान तो क्या है समान। अब यहां से देखता हूं ये द्रव्यमान कितना बल लगाता है, F2 का मान कितना होगा, F2 कितना होगा जी एम अपॉन में ए स्क्वायर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये दूरी ए थी, ये ए थोड़ी ना है, ये कितनी है ए और ये कितनी है ए, तो ये तो क्या हो गया कर्ण, जो कि बनेगी अंडर रूट का 2a। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप, है ना। तो यहां से तुम देखो कि ये a है, ये a है, तो ये a थोड़ी होनी है, ये कितनी आएगी आपके पास में ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट का 2a। तो यहाँ पे अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, बीच की दूरी अंडर रूट 2a, तो क्या कर दिया अपन ने होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ने ये निकाल लिया। अब इसी तरीके से ये जो द्रव्यमान है ये इसको इधर खींचेगा, जो कि F3 बल लगा रहा है। F3 बल लगाएगा आपके पास में कितना, जी एम, उसको ऐसा लिख देता हूँ जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आया। और यहाँ पे कितना आएगा, जी एम अपॉन में ए स्क्वायर, कहने का मतलब जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखो यहां से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब खुद देखें आप, ये इनको एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, सदिश योगफल के तरीकों में अपने को यूज करना पड़ेगा। अगर इनके अंदर ये तो क्या निकाला है अपन ने, परिमाण निकाला है, सिर्फ क्या निकाला है परिमाण, दिशा है ही नहीं इसकी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, दिशा को ज्ञात करने के लिए खुद देखते हैं क्या होता है। ये बल इधर लग रहा है, मैं जानता हूं कि जो F1 बल लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, और F1 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है। इन दोनों का परिणामी बल किधर लगेगा, इधर।
लगेगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और इन दोनों का परिणामी बल का फॉर्मूला तुमने समांतर चतुर्भुज के नियम से पढ़ा होगा। कितना आएगा, F1 स्क्वायर प्लस का F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 90। cos 90 cos 90 का मान कितना होता है, यही फॉर्मूला पढ़ाया है अपन ने। यहां से अपन देखते हैं कि Fr जो आया है, F1 का मान और F2 का मान दोनों बराबर हैं। F1 और F3 का मान, F1 और F3 का मान दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को मैं F मान रहा हूं। तो यहाँ पे भी F स्क्वायर, यहाँ पे भी F स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है भैया, 0। तो यहां से आया Fr बराबर कितना आया, 2F स्क्वायर। कितना आ गया, 2F स्क्वायर। तो 2F स्क्वायर लगा दिया अपन ने। तो Fr जो आया, Fr कितना आया, 2 इंटू में GM स्क्वायर, 2G स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपने पास में निकल के आया है परिणामी का, इन दोनों के परिणामी का। अब देखो यहां पे परिणामी निकल के आया Fr, और F3 भी तो इधर ही लग रहा है, F2 भी तो इधर ही लग रहा है, F2 भी किधर ही है, इधर ही। दोनों एक ही दिशाओं में है तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अतः एक बल लग रहा है इस तरफ, परिणामी है इस तरफ, और F2 पहले से ही इधर लग रहा था। तो टोटल बल कितना हो जाएगा आपके पास में, एक तो Fr, F टोटल जो आएगा ना, F टोटल कितना आएगा, Fr प्लस का F3, और Fr का मान कितना आया है, 2GM स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। और F3 का मान कितना था बोलो, F2 का मान, F2 का मान कितना है, ये रहा F2 का मान, ये रहा है ना, GM स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। इस तरीके से अपने पास में इसका आंसर निकल के आएगा। तुम चाहो तो इसके बीच में जो कांस्टेंट चीजें हैं वो कांस्टेंट ले सकते हो। कितना आएगा, GM स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, तो कांस्टेंट। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 1/2। इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आएगा, जो कि आता है आपके पास में द्रव्यमानों के निकाय के कारण किसी द्रव्यमान पर कुल बल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोगों ने नोट्स लिखे होंगे। और अगले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर आप आगे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।